पैरामैग्नेटिक मटेरियल कम अट्रैक्ट होता है मैग्नेट से, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ज्यादा अट्रैक्ट होता है, बस इतना ही फर्क है। पैरा और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो हमेशा वीक से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करते हैं। उसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हो गया, ऐसा बोल सकते हो। वो जो एक इलेक्ट्रॉन है वो इस तरीके से इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से घूमने लग जाएगा कि उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाए। तो ये सारे के सारे जो एटम्स के ग्रुप हैं जो पहले अलग अलग डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से ये क्या होंगे, सब एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लग गए। तो सॉफ्ट आयरन क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है और ये इजीली मैग्नेटाइज होता है। तो जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं, क्रेन वगैरह में यूज की जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में पढ़ा था, इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी और इसको एक्सप्लेन भी किया था कि क्यों एक डायमैग्नेटिक मटेरियल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है। इसकी मेन प्रॉपर्टीज क्या है, जब भी आप किसी डायमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेट के पास रखोगे तो ये मैग्नेट से रिपेल होते हैं, पहली प्रॉपर्टी। इसके अलावा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा एक डायमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज होता है, ये भी याद रखना है। इसकी रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी यानी कि म्यू आर की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है, ठीक है। और जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है जिसको हम काई एम के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये स्मॉल नेगेटिव वैल्यू होती है ना, स्मॉल नेगेटिव वैल्यू होती है ये, ठीक है। जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है अगर आप उसकी रोड को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो ये हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर अरेंज होते हैं। मतलब कि डायमैग्नेटिक मटेरियल की जो रोड है वो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उसके परपेंडिकुलर अरेंज हो जाती है। इसके अलावा डायमैग्नेटिक मटेरियल जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उनको रिपेल करता है। मतलब इनका अगर आप डायग्राम बनाओगे तो आपको नजर आएगा जैसे डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या कर रहा हो, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है अगर आसपास कुछ मैग्नेटिक फील्ड है तो उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिपेल करते हुए आपको दिखाई देगा। तो ये भी इसकी प्रॉपर्टी है। इसके अलावा जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है वो क्यूरी लॉ को फॉलो नहीं करते। कौन से लॉ को फॉलो नहीं करते, क्यूरी लॉ को फॉलो नहीं करते। डायमैग्नेटिक मटेरियल एक तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या करेगा, इस तरीके से रिपेल करेगा, और दूसरा क्यूरी लॉ को फॉलो नहीं करता। क्यूरी लॉ क्या होता है, जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है पैरा और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अभी इस लॉ को डायमैग्नेटिक मटेरियल फॉलो नहीं करेंगे, कौन फॉलो करेगा, पैरा और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल फॉलो करते हैं। तो ये भी एक प्रॉपर्टी बन गई इसकी, है ना। तो ये कुछ मेन प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद रखनी है। इसके बाद में इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने थ्योरी यूज करी थी जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन थ्योरी। अगर इस पे छोटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएगा एग्जामिनर तो वो आपको ये पूछ सकता है कि डायमैग्नेटिक मटेरियल्स को एक्सप्लेन करने के लिए हम कौन सी थ्योरी यूज करते हैं। ऑप्शन दे देगा इलेक्ट्रॉन थ्योरी या फिर एटॉमिक थ्योरी या फिर और कोई ऐसे आपको अलग अलग नाम दे रखे होंगे। तो आपको याद रखना है कि डायमैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए जो थ्योरी हम लोग यूज करते हैं वो होती है इलेक्ट्रॉन थ्योरी। और ज्यादातर डायमैग्नेटिज्म उन मटेरियल्स में या उन एलिमेंट्स में आपको देखने को मिलेगा जिन एटम्स के अंदर इवन नंबर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कैसे इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इवन नंबर में इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो वो मटेरियल ज्यादातर क्या करेंगे, डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करेंगे, ठीक है। अब जितनी भी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए, उनका अगर उल्टा कर दिया जाए तो वो पैरा और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज बन जाएंगी, है ना। तो दोनों को हम एक साथ ही स्टडी करेंगे। जो पैरा और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज है ये सब एक जैसी है। बस फर्क इतना होगा कि जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है वो कम मैग्नेटाइज होता है, कम मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है ना। और जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है ये ज्यादा मैग्नेटाइज होता है या फिर मैग्नेट से ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो ये इनमें डिफरेंस होता है। उसके बेसिस पे हमने ये दो कैटेगरी बना रखी है, पैरा और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। बाकी इनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम है, ठीक है। एक कम मैग्नेटाइज होगा और एक ज्यादा मैग्नेटाइज होगा, बस इतना ही फर्क है। जो पैरा होते हैं ना वो कम मैग्नेटाइज होते हैं और फेरो होते हैं वो ज्यादा मैग्नेटाइज होते हैं। अब एक एक करके मैं सारी प्रॉपर्टीज आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझते जाना। पहली प्रॉपर्टी है कि जब भी आप किसी पैरा या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को किसी मैग्नेट के पास में रखोगे तो ये मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, चाहे पैरा हो या फिर फेरो हो, दोनों ही क्या होंगे, मैग्नेट से अट्रैक्ट होंगे। अट्रैक्ट होने का मतलब है कि मैग्नेट की तरफ जाएंगे ये, और मैग्नेट की तरफ जाएंगे तो आपको पता है मैग्नेट के पास में तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है और दूर क्या होगा, वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ये हमेशा वीक से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करते हैं,
ठीक है, पहली प्रॉपर्टी याद रखनी है, जो भी पैरा और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ये हमेशा क्या होते हैं, मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी, जो पैरा और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हैं वो मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं। जैसे कोई भी पैरा हो सकता है या फिर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, ये हमेशा उसी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा जिस डायरेक्शन में आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे, उसी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा। डायमैग्नेटिक मटेरियल उल्टा मैग्नेटाइज होता है और पैरा और फेरो क्या होते हैं, सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं। फर्क क्या दोनों में, पैरा कम मैग्नेटाइज होगा और फेरो ज्यादा मैग्नेटाइज होगा। इसी तरीके से यहां पे क्या डिफरेंस है दोनों में, पैरामैग्नेटिक मटेरियल कम अट्रैक्ट होता है मैग्नेट से, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ज्यादा अट्रैक्ट होता है, बस इतना ही फर्क है। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी देखो, यहां से हमको देख के पता चल रहा है कि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे बी नॉट, उसकी कंपैरिजन में अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ज्यादा मिलेगा। रीजन, क्योंकि अंदर मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा बी नॉट प्लस बी एम। बी नॉट तो एक्सटर्नली इस पैरा या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को मिल ही रहा है, बी एम इसने खुद ने प्रोड्यूस कर लिया, तो दोनों को मिला के टोटल कितना हो गया, बी नॉट प्लस बी एम। यानी कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर से क्या है, ज्यादा है। अगर पैरामैग्नेटिक मटेरियल है तो बाहर से थोड़ा ही ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड अंदर, क्योंकि ये कम मैग्नेटाइज होगा। और अगर ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो जो बी नोट है यानी कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उससे बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, ये इनमें डिफरेंस हो गया। तो जो बी है वो बी नोट से ज्यादा होता है, तो इससे हम क्या पता लगाएंगे, तो इससे एक चीज पता चली कि म्यू आर जो होता है ना, जिसका फॉर्मूला होता है बी अपॉन बी नोट, वो हमेशा क्या आएगा, 1 से ज्यादा आएगा। जो पैरा और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उनके लिए म्यू आर क्या होता है, हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। म्यू आर की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगी। ठीक है, अलग से लिख देते हैं इसको, ये फॉर्मूला इसका, तो म्यू आर क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा फेरो के लिए, और अगर पैरा है तो म्यू आर स्लाइटली ग्रेटर देन आएगा 1 से। ठीक है, तो म्यू आर की वैल्यू 1 से बड़ी आएगी, और अगर पैरा है तो थोड़ी सी बड़ी आएगी, 1 से थोड़ा सा ज्यादा होगा ये, और अगर फेरो है तो 1 से बहुत बहुत ज्यादा होगा। ये भी एक प्रॉपर्टी है। अगली प्रॉपर्टी है कि अगर म्यू आर की वैल्यू 1 से ज्यादा है पैरा या फेरो के लिए, तो इसकी मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी क्या होगी, काईएम का फॉर्मूला होता है म्यू आर माइनस 1। तो अगर म्यू आर 1 से बड़ा है तो आपको पता है कि काईएम हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब अगर पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, अगर पैरामैग्नेटिक मटेरियल है तो 1 से थोड़ा ही ज्यादा होती है म्यू आर की वैल्यू, जिसकी वजह से काईएम की वैल्यू स्लाइटली पॉजिटिव वैल्यू आएगी, छोटी सी कोई स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू आएगी, स्मॉल होगी ये, किसके लिए, पैरा के लिए। लेकिन अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है तो लार्ज पॉजिटिव वैल्यू आएगी, काईएम की वैल्यू क्या होगी, फेरो के लिए क्या होगी, लार्ज पॉजिटिव वैल्यू होगी। ये इनमें डिफरेंस है। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी, अगर आप किसी भी पैरा या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को अगर आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो आपने देखा कि ये मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, तो इसका मतलब ये वीक से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करेंगे। जैसे ये दो मैग्नेट्स आपके पास में, इनके बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इन दोनों पोल्स का, वो दोनों का ऐड होगा, तो बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा। अब आपने क्या किया, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास का एक बाउल लिया और उस बाउल के अंदर ये जो पैरा या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उसका पाउडर बना के डाल दिया इसमें, तो थोड़े टाइम बाद में ये जो एकदम लेवल करके रखा था ये शेप चेंज हो जाती है। आपको पता है ये जो पैरा या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वीक से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाएंगे, तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बीच में है तो साइड से ये बीच में इकट्ठा हो जाता है, इस तरीके से ये वाली शेप बन जाती है थोड़ी देर बाद में। तो ये जो शेप बनना है ये इस चीज को प्रूव करता है कि जो पैरा और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो हमेशा वीक से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करते हैं। उसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हो गया, ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी क्या है, अगली प्रॉपर्टी ये है कि जो पैरा और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अट्रैक्ट करते हैं। देखो डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या करता था, रिपेल करता था, तो ये क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे। एकदम उल्टा है सारी प्रॉपर्टीज। जैसे अगर पैरामैग्नेटिक मटेरियल तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कम अट्रैक्ट करेगा, अगर ये पैरा है तो ये कम अट्रैक्ट करेगा। अगर ये फेरो होता, अगर ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता तो ये इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बहुत ज्यादा
अट्रैक्ट करता। अगर फेरो है तो ये क्या करेगा, बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अट्रैक्ट करेगा। आया समझ में? ठीक है। अगली प्रॉपर्टी क्या है? अगली प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप किसी भी पैरा या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की रोड को अगर दो मैग्नेट्स के बीच में रख देते हो, जैसे ये दो मैग्नेट्स हैं, एक का ये नॉर्थ पोल है, इधर दूसरी मैग्नेट है, ये उसका मान लो साउथ पोल है, तो इनके बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होगा। अब आपने क्या किया, एक पैरा या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की रोड ली और उसको इसके बीच में लटका दिया, तो वो जो पैरा या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की रोड है वो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाती है। जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है वो तो क्या होता है, इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर अरेंज होता है ऐसे, जबकि पैरा या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अरेंज होते हैं हमेशा। अगर पैरामैग्नेटिक मटेरियल है तो वो धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आएगा, और अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है तो वो तुरंत आ जाएगा, क्योंकि वो ज्यादा मैग्नेटाइज होता है तो इंस्टेंटली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है। ठीक है। और लास्ट प्रॉपर्टी है कि ये क्यूरी लॉ को फॉलो करते हैं, पैरा एंड फेरो फॉलो क्यूरी लॉ। क्या होता है क्यूरी लॉ? जो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है पैरा या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए। मतलब जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी उतनी ही कम रहेगी। मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया आपने पैरा या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का तो उसकी मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी कम हो जाती है, मतलब वो कम मैग्नेटाइज होते हैं, कम इजीली मैग्नेटाइज होते हैं। आपको बताया था कि जितना इजीली कोई भी मटेरियल मैग्नेटाइज होता है उस मटेरियल की मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी घट जाएगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, टेम्परेचर बढ़ा तो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी कम हो गई। अगर मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी कम हो जाएगी इसका मतलब मटेरियल उतना इजीली मैग्नेटाइज नहीं होगा हाई टेम्परेचर पे जितना लो टेम्परेचर पे मैग्नेटाइज होता है, ये इसका मतलब है। ठीक है। आई प्रॉपर्टी समझ में? तो ये सारी प्रॉपर्टीज हो गई, ये सारी की सारी देखो डायमैग्नेटिक मटेरियल से एकदम रिवर्स है, उल्टा है। ठीक है। एक बार देख लो, कोई भी डाउट या कंफ्यूजन है तो बता दो, फिर इनका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि किस तरीके से आप पैरा या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को एक्सप्लेन कर सकते हो। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में क्यों मैग्नेटाइज होता है इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे फिर। ठीक है। चलें फिर आगे। देखो इसके बाद में है एक्सप्लेनेशन ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स है उनको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो उनको एक्सप्लेन करने के लिए हम जो थ्योरी यूज करने वाले हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए वो होती है एटॉमिक या मॉलिक्यूलर थ्योरी। एटॉमिक या फिर मॉलिक्यूलर थ्योरी, है ना, ये आप साइड में लिख लो, एटॉमिक या मॉलिक्यूलर थ्योरी। इससे हम क्या करते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है। अब क्या है ये थ्योरी, क्या मतलब एटॉमिक या मॉलिक्यूलर थ्योरी का क्या मतलब है, तो इसका मतलब समझो। जैसे आपके पास में कोई पैरामैग्नेटिक मटेरियल है ना, ये एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल है और इसके बहुत सारे एटम्स यहाँ पे दिखा रखे हैं। ये क्या दिखा रखे हैं यहाँ पे, एटम्स। तो जितने भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर, उन सब का एक परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है, मतलब वो एक मैग्नेट की तरह ही बिहेव करते हैं। आप बोलोगे सर एटम मैग्नेट की तरह कैसे बिहेव करेगा, तो देखो एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है और उसके बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, और जब भी इलेक्ट्रॉन घूमता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, करंट प्रोड्यूस करता है, और करंट की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। यानी कि हर एक जो एटम है उसके अंदर जो घूमने वाले इलेक्ट्रॉन है वो करंट बनाएंगे, और करंट की वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब जो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो ज्यादातर उन मटेरियल्स में आपको देखने को मिलती है जिनमें ऑड नंबर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जिन मटेरियल्स में इवन नंबर में इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो तो ज्यादातर डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेंगे, और जिनमें ऑड नंबर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पैरा या फेरो वाली प्रॉपर्टी शो करते हैं, है ना। एक चीज तो ये याद रखो। अब ऑड नंबर में इलेक्ट्रॉन होने से क्या फर्क पड़ेगा, जैसे मान लो किसी एटम के अंदर 15 इलेक्ट्रॉन है, अब 15 इलेक्ट्रॉन है तो दो दो इलेक्ट्रॉन के कितने पेयर बन सकते हैं इसमें, तो 7 पेयर्स एग्जैक्ट बन जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। अब 7 पेयर वाले जो दो दो इलेक्ट्रॉन होंगे, हर एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो एक दूसरे के अपोजिट रिवॉल्व करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज घूमता है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, पेयर वाला इलेक्ट्रॉन, और वो एक दूसरे के एंगुलर मोमेंटम को या जो मैग्नेटिक फील्ड वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं
उसको कैंसिल कर देते हैं। लेकिन जो एक बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, उसका मैग्नेटिक फील्ड तो उस एटम के अंदर किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से कैंसिल ही नहीं होगा। तो वो जो एक इलेक्ट्रॉन बच गया, वो जो एक इलेक्ट्रॉन बच गया, वो जो करंट और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो उस एटम के अंदर कैंसिल नहीं हो पाएगा किसी भी दूसरे इलेक्ट्रॉन से, तो वो बचा हुआ रहेगा। तो उसकी वजह से वो एटम किसकी तरह बिहेव करेगा, एक छोटी सी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि जैसे मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है वैसे ही वो बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन उस एटम के अंदर क्या कर रहा है, करंट और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। अब वो लेकिन वो बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन कोई भी डायरेक्शन में, रैंडमली कोई भी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, यानी कि उसका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा वो रैंडमली कोई भी डायरेक्शन में हो सकता है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है ना उसी डायरेक्शन में होती है। तो ये बहुत सारे मैंने एटम्स दिखा रखे हैं यहाँ पे, और हर एक एटम रैंडमली अलग अलग डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। हर एक एटम के अंदर वो जो बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन है वो अलग अलग डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा तो अगर आप टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने जाओगे इन एटम्स का, या टोटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट फाइंड करने जाओगे, तो सबका मिला के 0 आ जाएगा, क्योंकि ये सब आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। जैसे इस वाले एटम का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इधर है, इस वाले का इधर है, तो कैंसिल है ना, इसका नीचे है इसका ऊपर है, तो ये आपस में कैंसिल। इस तरीके से सारे एटम एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर देते हैं, यानी कि जो नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो आपको कितना मिलेगा, 0। और आपने अभी कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखा है क्या, नहीं, मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई नहीं कर रखा, और नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी आपको कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो ये तो नॉर्मल कंडीशन हो गई, मतलब ऐसे नहीं कि कोई भी पैरामैग्नेटिक मटेरियल है तो वो आपको मैग्नेटाइज दिखेगा, नहीं, उसको करना पड़ता है मैग्नेटाइज, अपने आप नहीं होता। अपने आप तो उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट 0 रहेगा, और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अगर 0 है तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव ही नहीं करेगा। अब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके देखो इसके ऊपर, देखते हैं क्या होता है। तो मान लो कि आपने क्या किया, एक मैग्नेटिक फील्ड B0 इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। ये क्या किया हमने, एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही हम अप्लाई करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से क्या होगा, हर एक जो एटम है वो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, वो जो हर एक एटम है उसके अंदर जो एक बचा हुआ इलेक्ट्रॉन करंट और मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, और एक मैग्नेट की तरह एटम बिहेव कर रहा है, तो वो एटम, वो जो एक इलेक्ट्रॉन है वो इस तरीके से इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से घूमने लग जाएगा कि उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाए। जैसे आप याद करो, आप किसी भी बार मैग्नेट को अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो क्या होता है, उसके ऊपर एक टॉर्क लगता है, और टॉर्क उसको घुमा के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ले आता है, जिसको हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलते हैं। उसी तरीके से जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया, तो ये जो हर एक एटम है जो एक छोटे छोटे मैग्नेट की तरह ही बिहेव कर रहा है, जिसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट रैंडमली अलग अलग डायरेक्शन में है, तो वो क्या करेगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, हर एक एटम के अंदर जो एक तरह से एक छोटी सी मैग्नेट की तरह जो एटम बिहेव कर रहा है, उसके मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अरेंज करने का काम करेगा। मतलब हर एक जो एटम है अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लग जाएगा। क्यों करेगा, क्योंकि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, जो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है ना एटम में, एक बचा हुआ इलेक्ट्रॉन, उसके ऊपर फोर्स लगाता है, और फोर्स लगा के उसको इस तरीके से घूमने के लिए फोर्स करता है, ताकि उसका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाए। अब हर एक एटम एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस करेगा, तो नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट 0 होगा क्या, नहीं जी, अब 0 नहीं होगा। अब आपको नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मिलेगा इस मटेरियल के अंदर। तो जैसे ही आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, जैसे ही आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, तो ये जो सारे के सारे एटम्स है वो एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लग गए। इसी को हम बोलते हैं कि ये मटेरियल क्या हो गया, मैग्नेटाइज हो गया। अगर ये B0 मैग्नेटिक फील्ड आप अप्लाई कर रहे हो और मटेरियल खुद भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, जिसको हम BM बोलते हैं, याद है क्या, इसको हम क्या बोलते हैं, BM। ये जो एटम्स मिलके जो खुद मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं उसको क्या बोलते हैं, BM बोलते हैं। तो अब इसके अंदर टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना मिलेगा आपको, B0 तो फ्री का मिल ही रहा है इसको, ये BM इसने खुद ने प्रोड्यूस कर लिया, तो B0 प्लस BM ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो इस तरीके से ये मटेरियल क्या होता है, मैग्नेटाइज हो जाते हैं। अगर आप इनका टेम्परेचर बढ़ाते हो, मान लो किसी पैरामैग्नेटिक मटेरियल को गर्म कर दिया, तो गर्म करने से ये जो इलेक्ट्रॉन है जिनको आपने मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगा के
अलाइन किया है, या एक तरह से ऐसे मान लो कि उनका मैग्नेटिक फील्ड, आप मैग्नेटिक उनका जो खुद का मैग्नेटिक फील्ड है उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर रहे हो, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, ये वापस से डिस्टर्ब होने लग जाएंगे और ये वापस से रैंडमली अलग अलग डायरेक्शन में जो एटम्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लग जाएंगे। जैसे पहले था ना, वैसे उसी स्टेट में ये जाने की कोशिश करेगा। ये तो आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया था, इसकी वजह से ये अरेंज हो गए थे। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ जाती है और फिर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को उसको अरेंज करने में काफी जोर आता है। ऐसा मान लो कि उसको काफी एफर्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से मटेरियल उतना मैग्नेटाइज नहीं होता जितना लो टेम्परेचर पे हो रहा था, क्योंकि ये रैंडमली वापस से इस तरीके से अरेंज होने लग जाते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लग जाते हैं एटम्स, तो वापस वो कैंसिल होने लग जाएगा। तो हम बोलेंगे कि मैग्नेटाइजेशन कम हो गया। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही मैग्नेटाइजेशन कम होता जाएगा। आप किसी भी मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज भी कर सकते हो, अगर आप उसका टेम्परेचर बढ़ाते हो ना, तो उससे क्या होगा, वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। यही रीजन है। तो इसी को हम क्यूरी लॉ भी बोलते हैं। क्यूरी लॉ का मतलब ये तो था कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, मटेरियल की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी उतनी ही कम हो जाएगी। तो ये जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, ये टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ क्या होंगे, डीमैग्नेटाइज होने स्टार्ट हो जाते हैं। ये जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स है, ये रैंडमली अलग अलग डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लग जाते हैं, जिससे ये उतना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर पाता हाई टेम्परेचर पे जितना पहले लो टेम्परेचर पे कर रहा था। ठीक है, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। और कौन सी थ्योरी हमने इसके लिए यूज करी है, एटॉमिक या मॉलिक्यूलर थ्योरी। छोटा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सिर्फ इस थ्योरी का नाम पूछेंगे कि किस थ्योरी से हम पैरामैग्नेटिज्म को या पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स को एक्सप्लेन करते हैं। तो कौन सी थ्योरी है, एटॉमिक या मॉलिक्यूलर थ्योरी। इसके बाद में आता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। जो फेरोमैग्नेटिज्म है या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स है, उनको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। अब किसको एक्सप्लेन करना है, बोलो, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को एक्सप्लेन करना है। देखो, ये मान लो ये एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का पीस लिया हुआ है हमने, और अभी हमने कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है, कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रखा। तो इसमें क्या होता है, जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है उसमें छोटे छोटे रीजन होते हैं, छोटे छोटे एटम्स के ग्रुप होते हैं। ऐसा मान लो एक मटेरियल के अंदर बहुत सारे लाखों एटम्स होंगे, लेकिन उन एटम्स के भी छोटे छोटे ग्रुप बन जाते हैं। जैसे यहाँ पे ये इस एरिया में जितने भी एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, उनका एक ग्रुप है, और इस ग्रुप के अंदर जितने भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं, वो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे वो एक ही डायरेक्शन में करेंगे। जैसे पैरामैग्नेटिक मटेरियल में तो क्या था, हर एक एटम अलग अलग डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था। यहाँ पे एटम्स का एक ग्रुप बन गया, और उस ग्रुप के जितने भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। इस वाले ग्रुप के इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर रहे हैं, सपोज इस वाले ग्रुप के इधर प्रोड्यूस कर रहे हैं, इस वाले ग्रुप के मान लो इधर प्रोड्यूस कर रहे हैं, इस वाले ग्रुप के मान लो इधर प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये रैंडमली अलग अलग डायरेक्शन में इस तरीके से जो ग्रुप्स हैं एटम्स के, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लग जाते हैं। ठीक है, आई क्या बात समझ में, अरे बोलो। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, जितने भी ग्रुप्स हैं, ये सब अलग अलग डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। इन ग्रुप्स का एक नाम भी होता है, इसको बोलते हैं डोमेन। ये जितने भी आपको छोटे छोटे एरिया दिख रहे हैं ना, इनको हम क्या बोलते हैं, डोमेन्स। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को जो थ्योरी हम यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं डोमेन थ्योरी। कौन सी थ्योरी, बोलो, डोमेन थ्योरी इसको बोला जाता है। अब डोमेन थ्योरी क्या है समझना। देखो, जब तक आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करोगे तब तक ये सारे डोमेन रैंडमली अलग अलग डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि सर ये सब अलग अलग डायरेक्शन में क्यों मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक डायरेक्शन में भी तो कर सकते हैं, ये अलग अलग डायरेक्शन में क्यों कर रहे हैं, क्या समस्या है इनको। तो अगर ये अलग अलग डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे तो ये सारा मैग्नेटिक फील्ड आपस में कैंसिल हो जाएगा, और जो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है मटेरियल की, वो एकदम मिनिमम रहेगी, कम से कम रहेगी। और कोई भी मटेरियल वो हमेशा अपनी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी वाली स्टेट में रहना चाहता है। तो ये जो मटेरियल है ये तभी ज़्यादा स्टेबल रह पाएगा जब इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो, मिनिमम। और पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम करने के लिए ये जो अलग अलग डोमेन का मैग्नेटिक फील्ड है ये आपस में कैंसिल हो जाना चाहिए नॉर्मल सिचुएशन में। तो नॉर्मल कंडीशन में ये क्या रहेगा, जो नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा इस मटेरियल का वो रहेगा 0। ठीक है,
अब आपने सपोज करो इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, क्या अप्लाई किया, एक मैग्नेटिक फील्ड बी नोट अप्लाई कर दिया। मैग्नेटिक फील्ड अपना काम करेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड का काम होता है मैग्नेटिक डायपोल को या जितने भी मैग्नेटिक छोटे छोटे मैग्नेट्स होते हैं उनको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करना। तो ये जितने भी डोमेन है इनको सबको आप छोटे छोटे मैग्नेट्स ही मान लो। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तो ये जितने भी छोटे छोटे मैग्नेट्स हैं या डोमेन्स हैं ये सब एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए फोर्स किए जाएंगे इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इनको अपनी डायरेक्शन में अलाइन करने के लिए, अरेंज करने के लिए इनके ऊपर फोर्स लगाएगा। तो ये सारे के सारे जो एटम्स के ग्रुप हैं जो पहले अलग अलग डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से ये क्या होंगे, सब एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लग गए। इसी को हम बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन। तो जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है उसमें तो एटॉमिक लेवल पे वो अरेंज हो रहे थे, इसमें डोमेन के लेवल पे अरेंज होते हैं, है ना, पूरे के पूरे डोमेन अरेंज हो जाते हैं। इसकी वजह से इनका मैग्नेटाइजेशन ज्यादा होता है। पैरा के कंपैरिजन में फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ज्यादा क्यों मैग्नेटाइज हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी मैग्नेटाइज है। देखो हर एक जो ग्रुप है वो छोटे छोटे मैग्नेट ही एक तरह से, बस उनको अरेंज करना है। तो अरेंज करने में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पे भी एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल में एक एक एटम को अरेंज करना है। यहाँ पे सिर्फ कुछ डोमेन्स को अरेंज करना है। कुछ डोमेन तो ऑलरेडी इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे ये वाला डोमेन देखो, ये वाला डोमेन देखो, है ना, ये सब इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे थे। बाकी डोमेन को अरेंज करना है तो इसमें कम जोर आता है एक तरह से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को। तो जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो तो नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अब जीरो नहीं होता, जो मटेरियल हो क्या हो जाता है, मैग्नेटाइज हो जाता है। तो मटेरियल क्या हो गया, यहाँ पे मैग्नेटाइज हो गया। अब आई बात समझ में, कौन सी थ्योरी काम में ली हमने इसको एक्सप्लेन करने के लिए, डोमेन थ्योरी, इसको बोलते हैं डोमेन थ्योरी। और जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है ये क्यूरी लॉ को भी फॉलो करते हैं, आपको बताया था क्यूरी लॉ। क्यूरी लॉ क्या था, क्यूरी लॉ था मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये जो डोमेन्स है वो रैंडमली वापस से अलग अलग डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लग जाते हैं। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उनका इनको इतना अरेंज नहीं कर पाता हाई टेम्परेचर के ऊपर जितना लो टेम्परेचर पे अरेंज कर पाता है। इसकी वजह से इनका मैग्नेटाइजेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो क्यूरी लॉ यही होता है कि ज़्यादा टेम्परेचर रखोगे ना तो ये मटेरियल कम मैग्नेटाइज होते हैं, चाहे पैरा हो या फेरो हो, ये कम मैग्नेटाइज होते हैं। डाया तो इनको फॉलो ही नहीं करता क्यूरी लॉ को, उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन पैरा और फेरो क्या करते हैं, क्यूरी लॉ को फॉलो करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग इनका मैग्नेटाइजेशन लो टेम्परेचर पे ज़्यादा होगा और हाई टेम्परेचर पे कम होगा, ठीक है। आया समझ में एक्सप्लेनेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे। देखो, टू मैग्नेटिक मटेरियल्स ए एंड बी हैव रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी 0.96 एंड 500। रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी एक मटेरियल की तो है 0.96 और दूसरे की क्या है 500। आइडेंटिफाई द मैग्नेटिक मटेरियल्स ए एंड बी। आप खुद आइडेंटिफाई करके इजीली बता सकते हो कि ये मटेरियल कौन से हैं। पहली बात तो ये कि म्यू आर की वैल्यू 1 से ज्यादा है या कम है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि मटेरियल किस टाइप का होगा। अगर म्यू आर की वैल्यू 1 से कम है इसका मतलब वो डायमैग्नेटिक मटेरियल है। देखो ये 1 से कम है, इसका मतलब ये जो मटेरियल ए है, ये जो मटेरियल ए है ये क्या होना चाहिए, ये एक डायमैग्नेटिक मटेरियल होना चाहिए। और दूसरा वाला जो मटेरियल है उसकी रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी 1 से बहुत ज्यादा है। 1 से बहुत ज्यादा तो फेरो के लिए होती है, इसका मतलब ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होना चाहिए, है ना। आसान एकदम इस तरीके से बता देंगे। अगर 1 से थोड़ी ज्यादा होती, जैसे सपोज करो 2, 3 ऐसा कुछ नंबर होता तो 1 से थोड़ा ही ज्यादा है, कोई बहुत बड़ा नहीं है। 500 तो बहुत बड़ा हो गया 1 से, तो ये डेफिनेटली फेरो होना चाहिए। 1 से थोड़ा ही ज्यादा होता तो हम पैरा बता देते, और 1 से कम है तो हम क्या बता देंगे, हम इसको डाया बता देंगे। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग मैग्नेटिक मटेरियल्स। ए मटेरियल हैविंग काइम इक्वल टू -0.00015। मतलब काइम की जो वैल्यू है ना, ए मटेरियल मतलब कोई एक मटेरियल है उसके लिए काइम की वैल्यू क्या आ रही है, -0.00015 आ रही है। ए मटेरियल हैविंग काइम यानी कि दूसरा जो मटेरियल है
उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है 10⁻⁻⁵, ठीक है, 10⁻⁻⁵, मतलब 1 से बहुत छोटी हो गई। अगर आप इसको वैसे लिखोगे ना, इसको 0.00001 ऐसा बोल सकते हो। अब आप खुद बताओ कि ये कौन से वाले मटेरियल है। काईएम की वैल्यू, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू नेगेटिव किसके लिए होती है? डाया के लिए होती है, याद करो। डाया मैग्नेटिक मटेरियल होता है ना, उनके लिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी 1 से कम आती है। और जो पैरा और फेरो है उनके लिए, सॉरी, काईएम की वैल्यू डाया के लिए जो काईएम की वैल्यू है वो स्मॉल नेगेटिव आती है, और पैरा और फेरो के लिए पॉजिटिव आती है। तो ये जो दूसरा वाला मटेरियल है ये क्या है यहाँ पे, इसकी वैल्यू देखो, काईएम की वैल्यू देखो, ये पॉजिटिव तो है लेकिन स्लाइटली पॉजिटिव है, मतलब 1 से थोड़ी ज्यादा है, स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू है। और स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू होती है ना, तो इसका मतलब ये पैरा होना चाहिए। अगर ये लार्ज पॉजिटिव वैल्यू होती, 500, 1000 ऐसे कुछ वैल्यू होती, तो हम बोलते हैं कि ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ये पॉजिटिव तो है लेकिन स्मॉल है, इसलिए इसको क्या बोला, पैरा। ये स्मॉल तो है लेकिन नेगेटिव है, तो नेगेटिव किसके लिए होता है, डाया के लिए होती है काईएम की वैल्यू, याद है ना। तो इस तरीके से इसका आंसर बताना है, ठीक है। देखो छोटे छोटे क्वेश्चन है ये। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी डाया, पैरा और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए, उनके ऊपर इस टाइप के से क्वेश्चंस बनते हैं। प्रॉपर्टी सारी याद होनी चाहिए हमको। क्वेश्चन क्या है, द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ मैग्नीशियम ऑफ एट 300 केल्विन इज 1.2 इंटू 10⁵ एट व्हाट टेम्परेचर will its magnetic susceptibility becomes 1.44 into 10⁵। ये बोल रहा है मैग्नीशियम है और उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी 300 केल्विन के ऊपर, 300 केल्विन के ऊपर कितनी है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है 1.2 इंटू 10⁵, है ना। ये आपको दे रखा है 300 केल्विन पे। एट व्हाट टेम्परेचर, अब वो टेम्परेचर बताओ, मान लो वो टेम्परेचर T2 है, जिसके ऊपर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1.44 इंटू 10⁵, इतनी हो जानी चाहिए। तो कितने टेम्परेचर पे ऐसा होगा, तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर में क्या रिलेशन होता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, है ना, क्यूरी लॉ के अकॉर्डिंग। तो काई m1 अपॉन काई m2 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1 लिखना पड़ेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो काई m1 अपॉन काई m2 इक्वल टू आएगा T2 अपॉन T1। हमें क्या पूछा इसने, काई m2 हमें गिवन है, काई m1 गिवन है, T2 पूछा इसने। तो T2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, T1 इंटू काई m1 अपॉन काई m2, बस वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दो। T1 है 300, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में ही लिखना है। अगर ये डिग्री सेंटीग्रेड में गिवन होता ना तो इसको केल्विन में चेंज करके लिखते हैं हम लोग। टेम्परेचर की ऐसा यूनिट क्या होती है, केल्विन, केल्विन में लिखना है हमेशा। तो ये मैंने काई m1 की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे पुट कर देंगे काई m2 की वैल्यू और इसको सॉल्व कर देंगे। तो ये जो भी आएगा यही अपना T2 टेम्परेचर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द गिवन फिगर शोज द वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन वर्सेस द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी H फॉर टू मैग्नेटिक मटेरियल्स A एंड B। A और B मटेरियल के लिए I और H के बीच का एक ग्राफ दे रखा है आपको, दो अलग अलग मटेरियल के लिए। आइडेंटिफाई द मटेरियल A एंड B। आपको पहले तो ये आइडेंटिफाई करके बताना है कि मटेरियल A कौन सा है, मटेरियल B कौन सा है। व्हाई डज द मटेरियल B have a larger susceptibility than A for a given field at constant temperature। मतलब ये बताना है कि ये जो मटेरियल B है इसकी ससेप्टिबिलिटी ज्यादा क्यों है A की कंपैरिजन में किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के लिए, ये भी आपको पता करके बताना है। तो पहले तो ये मटेरियल आइडेंटिफाई करते हैं कि A कौन सा मटेरियल और B कौन सा मटेरियल है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो आपको ग्राफ दे रखा I और H के बीच में, और ग्राफ कैसे, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। कैसे ग्राफ है बोलो, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है ना। देखो अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो y इक्वल टू mx प्लस सी। और अगर जो स्ट्रेट लाइन है अगर वो ओरिजिन से पास होगी, ऐसे ओरिजिन से पास हो रही हो, इसको ओरिजिन बोलते हैं, ये x है ये y है। तो अगर ओरिजिन से पास हो रही हो ना स्ट्रेट लाइन तो c की वैल्यू 0 हो जाती है, c को हम बोलते हैं इंटरसेप्ट।
तो c की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इक्वल टू एम एक्स। एम को हम क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ द लाइन। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या बन गया, y बाई एक्स बन गया। अब इसी तरीके से यहां पे देखो ग्राफ में, ये जो ग्राफ आपको दिखा रखे हैं, इस पे एक्स एक्सिस पे h ले रखा है, y एक्सिस पे i ले रखा है। तो अगर मैं इन स्ट्रेट लाइन का, क्योंकि ये ओरिजिन से पास हो रही है, अगर इनका स्लोप फाइंड करूं तो इसके स्लोप का फॉर्मूला क्या होगा, आपके अकॉर्डिंग बताओ क्या होना चाहिए, स्लोप ऑफ आई डैश एच ग्राफ। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होगा, अगर कोई भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ओरिजिन से पास हो रहा है, तो उसका स्लोप का फॉर्मूला होता है y बाई एक्स। तो y एक्सिस पे क्या लिया हमने, बताओ। स्लोप को मैं m से रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहां पे, तो स्लोप का फॉर्मूला हो जाएगा i बाई एच। y एक्सिस पे i लिया है, x एक्सिस पे h लिया, तो y बाई एक्स करना है ना, ये आ गया अपने पास स्लोप। अब i बाई एच किसको रिप्रेजेंट करता है, याद करके बताओ। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला याद करो क्या था, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इक्वल टू आई बाई एच। इसका मतलब आई बाई एच किसको बता रहा है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को बता रहा है। किसको बता रहा है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मतलब इन दोनों ग्राफ का जो स्लोप है वो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा। अब कौन से वाले ग्राफ का स्लोप ज्यादा है देख के पता चल रहा है क्या, देखो कैसे पता चलता है स्लोप, किसका ज्यादा है किसका कम है। तो स्ट्रेट लाइन का एक्स एक्सिस से एंगल देख लिया करो, जिसके लिए एंगल ज्यादा उसका स्लोप ज्यादा, क्योंकि स्लोप का एक और फॉर्मूला होता है टेन थीटा। स्लोप इज ऑल्सो इक्वल टू टेन थीटा। थीटा क्या है, ये वाला एंगल जो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस से बनाती है। तो टेन थीटा से भी आप स्लोप फाइंड कर सकते हो। तो कौन सी लाइन का स्लोप ज्यादा है, जिसके लिए टेन थीटा ज्यादा है, यानी कि थीटा ज्यादा होगा। तो बी वाले ग्राफ का स्लोप ज्यादा है ए से, तो लिख देते हैं स्लोप ऑफ ग्राफ बी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ ग्राफ ए। स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, काई एम को, यानी कि काई एम फॉर मटेरियल बी इज ग्रेटर देन काई एम फॉर मटेरियल ए। सही बात है क्या, कौन से वाले मटेरियल की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ज्यादा आ रही है, बी वाले मटेरियल की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ज्यादा आ रही है ए के कंपैरिजन में। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ज्यादा किसके लिए होती है, फेरो के लिए होती है, पैरा के लिए कम होती है, और पॉजिटिव भी होती है। यहाँ पे जो ग्राफ है उनका जो स्लोप है वो पॉजिटिव भी आएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस से इनका जो एंगल है वो क्या है, 90 से छोटा है, और टेन थीटा की वैल्यू 90 से छोटे एंगल के लिए पॉजिटिव आती है। इसका मतलब स्लोप पॉजिटिव है, और किसके लिए ज्यादा है, बी के लिए ज्यादा है, ए के लिए कम है। इसका मतलब बी वाला जो मटेरियल है वो तो होना चाहिए फेरो, क्योंकि ज्यादा है ना इसकी ससेप्टिबिलिटी। ज्यादा किसके लिए होती है ससेप्टिबिलिटी, फेरो के लिए, तो बी होना चाहिए फेरो। और ए क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए पैरा। बोलो आया कि नहीं आया, आसान है एकदम, ठीक है। तो ये तो हमने मटेरियल्स का पता लगा लिया कि कौन से वाले मटेरियल है। एक और चीज पूछी इसने, व्हाई डज द मटेरियल बी हैव ए लार्जर ससेप्टिबिलिटी देन ए। जो मटेरियल बी है यानी कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, इसकी ससेप्टिबिलिटी ज्यादा क्यों है ए से। तो याद करो, जब हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को एक्सप्लेन करते हैं तो कौन सी थ्योरी काम में लेते हैं, डोमेन थ्योरी। और डोमेन थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑलरेडी मटेरियल क्या होता है, छोटे छोटे पार्ट्स में मैग्नेटाइज ही होता है, बस उसको सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड को एक डायरेक्शन में लाना होता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, तो उसको मैग्नेटाइज करना इजी होता है। तो ज्यादा जो ससेप्टिबिलिटी है वो बी की ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि इसको मैग्नेटाइज करना इजी है डोमेन थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो इसका आंसर यही होगा, अकॉर्डिंग टू डोमेन थ्योरी, अकॉर्डिंग टू डोमेन थ्योरी द मैग्नेटाइजेशन ऑफ द ferromagnetic materials will be greater than a paramagnetic material। इसीलिए क्या होगा, जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो फेरो की ज्यादा होगी पैरा के कंपैरिजन में। ठीक है, ये इसका आंसर। कोई भी डाउट है तो बता दो। और ये वाली चीज़ हमको पता होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन है और इसका जो स्लोप वगैरह है ना, ये वाली चीज़ हमको पता होनी चाहिए, क्योंकि आपके फिजिक्स में ये बहुत जगह काम आने वाली है। देखो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Why does a paramagnetic substance display greater magnetization for the same magnetizing field when cooled? How does diamagnetic substance respond to similar temperature change? ये बोल रहा है कि एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, कौन सा मटेरियल है, पैरा, तो ये ज्यादा मैग्नेटाइज क्यों होता है लो टेम्परेचर के ऊपर, मतलब ये इसने बोला कि एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल है और ये क्या हो रहा है लो टेम्परेचर पे ज्यादा मैग्नेटाइजेशन शो कर रहा है सेम मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो आपको पता है कि जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है वो क्यूरी लॉ को फॉलो करता है। क्यूरी लॉ के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। आप जितना कम टेम्परेचर रखोगे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बढ़ जाएगी और उसकी वजह से मैग्नेटाइजेशन बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो मैग्नेटाइजेशन किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है पैरा के लिए, इसलिए लो टेम्परेचर पे ये ज्यादा मैग्नेटाइज हो रहा है। ये बोला डायमैग्नेटिक मटेरियल कैसे रेस्पॉन्ड करेगा सेम टेम्परेचर चेंज के लिए, मतलब अगर एक डायमैग्नेटिक मटेरियल को कूल किया जाए तो वो किस तरीके से रेस्पॉन्स करेगा। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल तो क्यूरी लॉ को फॉलो ही नहीं करता है ना, इट डज नॉट फॉलो क्यूरी लॉ। इसका मतलब इसकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अगर आप टेम्परेचर कम करते हो या ज्यादा करते हो तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये इसका आंसर है। ठीक है, जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है ना उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता टेम्परेचर चेंज का, किस पे फर्क पड़ता है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के ऊपर फर्क पड़ता है। ठीक है, चलें आगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द गिवन फिगर शोज द वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन वर्सेस द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी H फॉर टू मैग्नेटिक मटेरियल्स A एंड B। I और H के बीच में ये दो ग्राफ आपको दिखा रखे हैं मटेरियल A और B के लिए। आइडेंटिफाई द मटेरियल A एंड B, मतलब A और B कौन से मटेरियल है ये आपको आइडेंटिफाई करके बताने हैं। ड्रॉ द वेरिएशन ऑफ ससेप्टिबिलिटी कायम विद टेम्परेचर फॉर B, यानी B वाला जो मटेरियल है उसके लिए आपको ससेप्टिबिलिटी का टेम्परेचर के साथ में ग्राफ ड्रॉ करके बताना है। पहले तो आइडेंटिफाई करते हैं मटेरियल्स को। एक चीज देख के बताओ, यहाँ पे ये जो मटेरियल्स हैं है ना, ये जो मटेरियल्स है A और B, इनके लिए जो ग्राफ दे रखे हैं वो किस टाइप के ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन। और ये कहां से पास हो रहे हैं, ओरिजिन से। अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास हो रही हो तो उसका स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना। अगर वो ओरिजिन से पास हो रही हो तो m इक्वल टू वाई बाई एक्स लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहां पे जो दोनों जो ग्राफ है उनका स्लोप किससे रिप्रेजेंट होगा, स्लोप क्या आएगा यहाँ पे, तो स्लोप आ जाएगा, इसको मैं m से डिनोट कर रहा हूं, स्लोप इज इक्वल्स टू i बाई एच, क्योंकि y की जगह क्या है i, x की जगह क्या है h, तो ये स्लोप आ गया। i बाई एच किसको बताता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अब एक चीज यहाँ पे नोटिस करने वाली है, जो पहला वाला ग्राफ है उसका जो स्लोप है वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इसका एक्स एक्सिस से बनने वाला एंगल क्या है, 90 से छोटा, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा एंगल को पॉजिटिव माना जाता है, तो ये वाला जो एंगल है ये रहेगा पॉजिटिव, तो टेन थीटा पॉजिटिव आएगा। लेकिन नीचे वाला जो ग्राफ है उसके लिए जब आप एंगल फाइंड करोगे तो इसको क्लॉकवाइज मेजर करना पड़ेगा एंगल को, ये देखो एक्स एक्सिस से नीचे की तरफ आना पड़ेगा, तो ये वाला जो थीटा ये रहेगा नेगेटिव। अगर एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे हो ना आप इस तरीके से, तो उस एंगल को नेगेटिव सिंबल के साथ में लिखा जाता है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर एंगल को मेजर करते हो तो पॉजिटिव सिंबल के साथ में लिखा जाता है। तो बी वाला जो ग्राफ है इसके लिए क्योंकि एंगल नेगेटिव हो गया तो टेन थीटा की वैल्यू नेगेटिव आएगी। टेन थीटा, अगर थीटा नेगेटिव होता है तो आंसर नेगेटिव आता है। इसका मतलब स्लोप ऑफ ग्राफ ए क्या है, स्मॉल पॉजिटिव है। स्लोप ऑफ ग्राफ बी क्या है, स्मॉल नेगेटिव है। ये बात समझ में आई क्या? इस वाले ग्राफ का स्लोप देखो कम है, एक्स एक्सिस का एंगल कोई बहुत ज्यादा नहीं है, तो इसको स्मॉल पॉजिटिव बोलेंगे, इसको स्मॉल नेगेटिव बोलेंगे। अब याद करके बताओ स्लोप किसको बता रहा है, काईएम को, यानी ए वाला जो मटेरियल है उसके लिए काईएम की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, और बी वाला जो मटेरियल है उसके लिए काईएम की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी स्मॉल पॉजिटिव किसके लिए होती है, पैरा के लिए, स्मॉल नेगेटिव किसके लिए होती है, फेरो के लिए। तो ये होना चाहिए पैरा और ये होना चाहिए फेरो। खत्म क्वेश्चन। बोलो आया क्या समझ में? इस तरीके से बताना है। बी वाले पार्ट में एक और चीज पूछी है
कि जो बी वाला मटेरियल है उसके लिए टेम्परेचर और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का ग्राफ बनाओ। तो टेम्परेचर और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बीच का ग्राफ है। बी वाले मटेरियल के लिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है, नेगेटिव, तो इसका ग्राफ नीचे वाली साइड में बनेगा। और एक चीज आपको पता है कि टेम्परेचर अगर चेंज करते हैं तो डायमैग्नेटिक मटेरियल की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ये मैंने फेरो लिख दिया गलती से, ये क्या है यहाँ पे डाया। तो जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है उनकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो नेगेटिव होती है और कांस्टेंट रहती है, टेम्परेचर के साथ में चेंज नहीं होती। तो इसका ग्राफ नीचे की तरफ बनेगा और कांस्टेंट वाला ग्राफ बनेगा, क्योंकि डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए क्या है, टेम्परेचर अगर चेंज करते हैं, कम या ज्यादा करते हैं, तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। डाया डज नॉट फॉलो क्यूरी लॉ, क्यूरी लॉ को फॉलो ही नहीं करता ये, मतलब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, टेम्परेचर का उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ये इसका आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्या है, यूजेज ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को हम कहां पे यूज करते हैं डेली लाइफ के अंदर। तो पहला इसका यूज है कि जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं तो उसके अंदर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज किया जाता है, आयरन, सॉफ्ट आयरन यूज करते हैं उसके अंदर, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर यूज करते हैं। ये क्या चीज होती है भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेट। जैसे आपके पास एक आयरन की रोड है, उसके ऊपर आप एक कॉपर वायर को, इंसुलेटेड कॉपर वायर को इस तरीके से लपेट दो, और उसके बाद में जैसे इसमें आप करंट फ्लो करोगे तो आप क्या देखोगे कि करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, और वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इस आयरन की बार को मैग्नेटाइज कर देगा, है ना। इसके अंदर इस तरीके से मान लो करंट फ्लो किया जा रहा है इस सर्किट के अंदर, स्विच को ऑन करेंगे तो ये एक करंट फ्लो होगा, और करंट की वजह से क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस होगा जो इस आयरन बार को क्या कर देगा, मैग्नेटाइज कर देगा। ये अंदर क्या रखा है हमने, आयरन बार, सॉफ्ट आयरन बोलते हैं इसको, सॉफ्ट आयरन। तो सॉफ्ट आयरन क्या होता है, एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है और ये इजीली मैग्नेटाइज होता है। तो जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं, क्रेन वगैरह में यूज की जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेट, जैसे लोहे की किसी चीज को चिपका के उठाना हो भारी सामान को, तो उसके लिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं क्रेन के आगे। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होती है ये भारी सामान को उठाने के लिए यूज की जाती है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं उनके अंदर हम सॉफ्ट आयरन को यूज करते हैं। सॉफ्ट आयरन को क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये इजीली मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज किया जा सकता है। इसके अलावा पुराने टाइम पे जो ऑडियो या वीडियो कैसेट हुआ करती थी जिसमें एक रील डलती थी ब्लैक कलर की, अगर आपने देखी हो तो, ऑडियो या वीडियो कैसेट होती थी ना, इसके अंदर ऐसे आपने देखा होगा कि एक रील डलती थी, ऐसे ऐसे रील हुआ करती थी इस तरीके से। तो ये जो रील होती थी ना, इसके ऊपर सॉफ्ट आयरन की एक पतली सी लेयर होती थी, इसके ऊपर सॉफ्ट आयरन की एक पतली सी लेयर होती थी, और इसको मैग्नेटाइज करके जो भी आपको गाना या मूवी रिकॉर्ड करनी है इसके अंदर, वो इसको मैग्नेटाइज करके रिकॉर्ड की जाती थी। तो उसमें क्या यूज करते थे, इसमें ये जो मैग्नेटिक टेप होती है ना, इसके अंदर हम सॉफ्ट आयरन ही यूज करते हैं, सॉफ्ट आयरन इसके अंदर यूज किया जाता है, ठीक है। तीसरा इसका यूज बताता हूं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का। अगर हमें परमानेंट मैग्नेट बनानी है, अगर हमें परमानेंट मैग्नेट बनानी है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, परमानेंट मैग्नेट को बनाने के लिए हम यूज करते हैं स्टील। अगर हमें परमानेंट कोई मैग्नेट बनानी है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, स्टील यूज करेंगे। स्टील की क्या खास बात है, स्टील की खास बात ये कि ये इजीली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज नहीं होता, मतलब इसको मैग्नेटाइज करना भी मुश्किल है और डीमैग्नेटाइज करना भी मुश्किल है। अगर आपने स्टील के किसी भी टुकड़े को एक हाई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके अगर मैग्नेटाइज कर दिया, एक स्टील के टुकड़े को हाई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके अगर उसको मैग्नेटाइज कर दिया, तो उसको इजीली फिर डीमैग्नेटाइज नहीं किया जा सकता। मैग्नेटाइज करने में तो जोर आएगा, आपको हाई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन इजीली वो डीमैग्नेटाइज भी नहीं होगा बाद में। तो अगर हमें लंबे टाइम तक मैग्नेट को काम में लेना है और हम चाहते हैं कि उसका मैग्नेटिक फील्ड इरेज नहीं हो, रिमूव नहीं हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टील यूज करेंगे परमानेंट मैग्नेट को बनाने के लिए। तो ये क्या है, जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं उनके यूजेस हो गए, ठीक है। अच्छा, एक चीज इसमें और होती है जिसको हम बोलते हैं, एक कॉन्सेप्ट और है जिसको बोलते हैं मैग्नेटोस्टैटिक शील्डिंग, ठीक है। मैग्नेटोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब क्या है, अगर किसी भी जगह को आपको मैग्नेटिक फील्ड से प्रोटेक्ट करना है तो आप उसके लिए काम कर सकते हो। उस जगह को या उस ऑब्जेक्ट को, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको मैग्नेटिक फील्ड से प्रोटेक्ट करना है, तो इसको एक सॉफ्ट आयरन के
कवर के अंदर बंद कर दो। जैसे ये सॉफ्ट आयरन का एक कवर है, किसका होना चाहिए, ये सॉफ्ट आयरन का। तो अब अगर आपने इसको सॉफ्ट आयरन की किसी कवर में बंद कर दिया तो इसके ऊपर बाहर से जो मैग्नेटिक फील्ड आप अप्लाई करोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर बाहर आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे ना इसके ऊपर, तो अब वो इस मटेरियल से पास हो जाएगा, इसके अंदर नहीं जाएगा क्रॉस करके। जैसे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो इस तरीके से इसमें से गुजर जाएगा, क्योंकि सॉफ्ट आयरन की मैग्नेटिक परमिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, वो उसमें से इजीली मैग्नेटिक फील्ड पास हो जाता है ना। मतलब मैग्नेटिक फील्ड इसको क्रॉस करके नहीं जाएगा आर पार। इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड से प्रोटेक्टेड रहेगा। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड का इसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आया समझ में, ठीक है ना। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से पास नहीं होता, इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो क्या रहता है, सेफ रहता है। तो सॉफ्ट आयरन को हम यूज कर सकते हैं मैग्नेटोस्टैटिक शील्डिंग के लिए। मतलब किसी भी रीजन को, किसी भी एरिया को, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मैग्नेटिक फील्ड से प्रोटेक्ट करना हो तो उसके लिए हम ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, सॉफ्ट आयरन के कवर में उसको बंद कर देंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड से प्रोटेक्टेड रहेगा। तो ये चैप्टर अपना कंप्लीट होता है। ठीक है, छोटा ही चैप्टर था, थ्योरेटिकल चैप्टर है। ज्यादातर इसमें क्या है, ज्यादातर इसमें थ्योरी है, थ्योरी और डेरिवेशंस मान लो छोटे मोटे। न्यूमेरिकल पोर्शन थोड़ा कम है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है।